टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लीजिए हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लीजिए हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर समझ में आता है, कोई भी कंडक्टर होगा किसी भी शेप का, फिर चाहे वो रेक्टेंगुलर शीट हो, चाहे सर्कुलर शीट हो, चाहे ऊबड़ खाबड़ सी हो, उसमें करंट पास हो रही है, उसमें क्या हो रही है भाई मेरे, करंट पास हो रही है। समझ में आया भाई साहब? मैं एक रेक्टेंगुलर शीट ले रहा हूं आसान करने, किसके लिए, आसान करने के ले रहा हूं। याद रखिए शेप में कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने एक रेक्टेंगुलर शीट ले ली और ये ले ली मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से। ये हमारी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब हर पॉइंट में नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का गैप सेम रहेगा। और यहां पर हमने भाई साहब एक ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल ली, रेक्टेंगुलर कॉइल मतलब रेक्टेंगुलर प्लेट, जो भी कहना चाहो, जरा ध्यान समझेंगे, पहले इसको 3D समझेंगे, उसके बाद ये समझेंगे। कॉपी दे कोई, चलो भाई साहब ठीक ध्यान से समझेंगे भाई, इसको आराम से फील लीजिएगा। मान लीजिए इस डोर यहां से फेंकता हूं मैं, या तुम्हें बताइए इस डोर से उस डोर में मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही भाई साहब, जा रही कि नहीं जा रही? क्लियर है? क्या सभी को मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है? बहुत बढ़िया, क्लियर? अब दिखने लगी तुम सबको। क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, डायरेक्शन है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। अब मुझे जरा दिमाग लगा के बताओ, मैंने ये एरिया ले लिया, ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है, याद रखना बीच में खाली है, कुछ नहीं है, एक तार है ना, कुछ भी ले लो, है ना, और इसमें करंट घूम रही, कैसे घूम रही, करंट घूम रही, यहाँ पर करंट घूम रही। याद रखिएगा तार, फ्रेम ले लिया हमने, फ्रेम जानते, फ्रेम फ्रेम जानते ना, यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है ऐसा। तो इसमें मान लीजिए कहीं से भी करंट जा रही हो, अपने को अभी लेना देना नहीं है, क्या करंट घूम रही है। अब जरा दिमाग लगाओ, अगर मैं आपसे इसका एरिया वेक्टर पूछूं, एरिया वेक्टर तो यार हम जानते हैं, एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर का वेक्टर। मतलब ये कि अगर मैं कहूं कि ये इसका एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हमने रख रखा, बिल्कुल स्ट्रेट। क्या मैग्नेटिक फील्ड एक साथ इसके अंदर एंटर कर रही होंगी, क्या एक साथ बाहर निकल रही होंगी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैग्नेटिक फील्ड एक साथ एंटर कर रही है और एक साथ बाहर निकल रही है, यहां तक पल्ले पड़ता है। और करंट कैसे घूम रही है, आपकी तरफ है करंट वैसे, ठीक है, नीचे, फिर उसके बाद आपकी तरफ। जरा ध्यान से देखना, मैं यहां पर ही बनाता रहूंगा, यहां पर बताता रहूंगा, ठीक। नाम दे दो उसको ए बी, नहीं ए बी नहीं ले रहा क्योंकि बी मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, पी क्यू आर एस, तो ये हो गया पी क्यू आर एस, सही भाई साहब, आर एस, ठीक है। ये रहा, देखो ध्यान से देखें, यहां पर देखना और यहां देखते रहना, पी, ठीक है, क्यू आर, और फिर उसके बाद एस, और करंट जा रही है पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है सभी को? कोई डाउट है? ये मान लीजिए करंट फ्लो कर रही है आई, ये करंट फ्लो क्या कर रही है आई, सही भाई साहब। अब जरा एक एक करके शुरू करते हैं, आ जाओ, हाँ ध्यान से, हाँ इधर देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा करंट, देखो ये आई 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 आई, अबे सीओ समझ में आया? अब ध्यान से, अब लगाइएगा ध्यान से, यहां पर इस वाले वायर पर, पीक्यू वायर पे, क्या इस पे फोर्स लग रही होगी? यार हम ये जानते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर एक करंट कैरिंग वायर एल लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता है तो उस पर फोर्स लगती है। अगर मान लो ये हमारे पास साइड में आइए एक मिनट के लिए, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर है एल लेंथ का, करंट कैरिंग कंडक्टर है एल लेंथ का, तो क्या इस पे फोर्स लगती है? और फोर्स हम किससे, रूल से निकालते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। कौन सा रूल होता है हमारा? लेफ्ट हैंड। बहुत आराम से समझेंगे भाई साहब, आ जाओ शुरू करें। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अब सुन देखो, ये हो गया हमारा पी क्यू, करंट किस तरफ जा रही है? आपकी तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ये रही, ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई हमारी करंट की डायरेक्शन, और ये फोर्स। चलो मैग्नेटिक फील्ड ये रही, आप भी ध्यान से देखते रहना, करंट, तो इस वायर पे क्या ऊपर की तरफ फोर्स लग रही होगी? आराम से बिल्कुल भाई साहब, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? नहीं पल्ले पड़ रहा, अरे हाँ है ना। क्या इस तार पे, अभी इस तार पे फोकस करेंगे, क्या इस तार पे फोर्स ऊपर लग रही है? तो मुझे एक बार बताइए, क्या मैं ऐसे एरो बना दूं F1, कोई दिक्कत? आराम से समझेंगे भाई, ध्यान से, इधर सीरियस होकर पढ़ लो। अब इस वाले वायर पे देखिए, ये वाला,
करंट कैसे जा रही है, आपकी तरफ गई फिर उसके बाद नीचे। तो अब जरा देखें मैग्नेटिक ये करंट इस तरफ, तो फोर्स कहां लग रही है, बाहर की तरफ। तो लेट्स से ये हो गया हमारा F2, ये हमारा क्या हो गया भाई मेरे F2, सब में बाहर की तरफ लगेगी। उसके बाद इधर देखो करंट मेरी तरफ आ रही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड करंट फोर्स नीचे, ये लगाना आ रहा है, सभी को नहीं आ रहा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई साहब, पक्की बात। चलो ये हो गई हमारी फोर्स F3 और कुल मिला के क्या यहाँ पर फोर्स F4। ये भाई इसको भी देख लेते हैं, इसको क्या छोड़ें, आलस का है बात का। ये रही करंट, करंट कहाँ जा रही है ऊपर, ठीक है देखो ध्यान से, यहाँ पर ये रही हमारा मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहाँ जा रही है ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहाँ लग रही है इस। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो मुझे एक बात बताइए जरा ध्यान से, मुझे एक बात बताइए, एक फोर्स लग रही है F1, एक फोर्स लग रही है F2, एक लग रही है F3, एक लग रही है F4, मतलब कि इस कॉइल पे चारों तरफ से चार चीजें हैं, चारों पे फोर्स लग रही है। क्या ये इक्वल फोर्सेज है, देखना पड़ेगा, जल्दबाजी सुनो। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं F1 और F3 ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है यार, कैसे इक्वल है जरा बताएगा कोई मुझे? अगर मान लो मैं इसकी रेक्टेंगल है तो इसकी लेंथ मैंने L ले ली और इसको मैंने ले लिया B ब्रेथ, तो जरा बताना F1 F2 किसके इक्वल होगा? हाँ तो F1 F3 मैग्नेटिक फील्ड कितनी है B, करंट कितनी फ्लो कर रही है सेम, चारों में करंट तो वही फ्लो कर रही है, और इसमें लेंथ कितनी है इसकी B, तो क्या F1 और F3 दोनों इक्वल होंगी और फोर्स कितनी होगी BI B। क्या बात समझ में आई? आराम समझेगा बिल्कुल, क्या बात पल्ले पड़ रही है, कोई डाउट किसी को? अच्छा अब उसी तरीके से क्या F2 और F4 को देख सकते हो, ये किसके इक्वल होंगी BIL, यहां पर लेंथ कितनी है L। तो अगर हम इस सिचुएशन को ध्यान से समझे तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि नेट फोर्स, अगर मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल या रेक्टेंगुलर लूप जो भी कह लो, वो किसके इक्वल होगा? नेट फोर्स जरा बताएंगे, टोटल फोर्स, वो जीरो नहीं होगा, आया ना? जरा लगाओ दिमाग, यहां पर F1 और F3 ये दोनों इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, तो क्या ये एक दूसरे को मार लेंगे? ये F2 और F4 क्या ये दोनों इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे को मार लेंगे? कुल मिला के इस पे नेट फोर्स कितनी होगी? जीरो। तो कुल मिलाकर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे रखा है तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये मूव करेगा? क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है कि नहीं है, जो डायपोल की इक्विलिब्रियम पोजीशन होती थी? लेकिन वहां पर तो सर आप थीटा से बताते थे, यहाँ तो थीटा आया ही नहीं, अभी आएगा थीटा भी, मैं थीटा से ही बताऊंगा, पहले इतना समझिए। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल मैं परपेंडिकुलर ऐसे रख दूं, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर से बाहर निकले, तो क्या इस पे नेट फोर्स जीरो होगी? अगर फोर्स जीरो, कुल मिला के क्या ये कुछ भी करेगा जैसा है वैसे रहेगा, मतलब क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी? कोई डाउट किसी को? आराम से बिल्कुल भाई साहब, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, समझ में आया? अच्छा तो ये हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये हमारी क्या है इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे वही वाली कहानी, जैसा अभी हमने कहा कि सर उसमें तो यार थीटा आता था, इसमें भी थीटा बताइए। वहां पर क्या आता था कि थीटा जब जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम, डायपोल इक्विलिब्रियम में होगा। थीटा किसके बीच का एंगल था? पी और ई का, पी और ई का। तो जब हमारा थीटा जीरो होगा तो हमारा डायपोल इक्विलिब्रियम में होगा। तो सर यहाँ पर भी थीटा बताइए, यहाँ पर भी थीटा आएगा। अब थीटा देखो कैसा आएगा, अभी मैं थीटा देखो क्या बताऊंगा। मुझे एक बात बताइए, क्या इसका मैं पोजीशन वेक्टर डाल सकता हूँ? मतलब कि पोजीशन वेक्टर मतलब आर वेक्टर, एरिया वेक्टर। इस कॉइल का एरिया वेक्टर ये होगा, आया ना? सिंपल बात बताओ, देखो इसका एरिया वेक्टर ये होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रही है? उसी तरफ आ रही है। क्या थीटा यहाँ जीरो आ रहा है? अगर मैं इस तरफ भी डालूं तो कितना आएगा थीटा? 180। तो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगी जरा बताएंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी होगी? अगर थीटा 0 या 180 डिग्री आ जाए तो क्या वो हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट होगी कि नहीं होगी? लेकिन यहाँ थीटा किसके बीच का एंगल है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात समझ में आती है? सर अभी वहां पर तो P और E के बीच में था, यहाँ पर A और B, क्या A की जगह P के जैसा कुछ नहीं आएगा? आएगा।
अभी आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे, लेकिन अभी इसको पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते? अभी क्या समझ में आया? एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल को हम क्या कह रहे हैं? थीटा। तो कुल मिला के क्या यहाँ पर एरिया वेक्टर भी इस तरफ होगा कि नहीं होगा? 3D फिगर है, मैं यहाँ पर इसलिए बार बार इसको समझा रहा हूँ। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? क्या सभी को इक्विलिब्रियम कंडीशन समझ में आई कि कॉइल, अब याद रखिए कोई भी कॉइल हो, कैसी भी शेप की कॉइल हो, फर्क नहीं पड़ेगा, नेट फोर्स जीरो। छोटे छोटे हिस्से में देख लेंगे ना, तो छोटे छोटे हिस्से में फोर्स बाहर की तरफ है, तो नेट फोर्स कितनी हो गई? पल्ले पड़ा। इक्विलिब्रियम में कोई डाउट है? लेकिन नहीं, इस केस में रहेगी, इस केस में। अब मैं कर रहा हूं जी, हाँ, जब बिल्कुल है, जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल में कितना है? या तो 0 डिग्री या 180। अगर 180 या 0 है तब वो किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर इसको हल्का सा ऐसे करके रोटेट कर दिया, मैंने कर दिया, तब कहानियां चेंज हो जाएगी। पहले इतना समझो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब चेंज करें क्या? अब सुनो जरा, अरे कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? अभी बता देना, आगे दिक्कत ना हो जाए। मैं पहले कह रहा हूँ, आगे गैल्वेनोमीटर में नहीं बताने वाला मैं बार बार, ये डायरेक्ट चलूंगा वहां पर। कोई डाउट किसी को? पल्ले पड़ा? अरे पक्का पक्का फील आया भाई साहब। अब आगे सुनो, ये रहा हमारा एरिया वेक्टर, ठीक है भाई, यहाँ तो कोई डाउट है? अब जरा दिमाग लगा के बताओ, क्या फोर्स लग रही है? F1, F3, F2, F4, सही है। अब मैंने क्या काम करा, मैग्नेटिक फील्ड सामने फील करते रहे ना, अब मैंने भाई साहब क्या काम करा, मैंने इसको पकड़ा और ऐसे करके रोटेट कर दिया, सही है। मैं इसको क्या काम करा, रोटेट कर दिया कुछ इस तरीके से। तो क्या एरिया वेक्टर भी शिफ्ट होगा? ऐसे कर, वो उसी के साथ तो चिपका है, परपेंडिकुलर है। तो जब वो इस तरीके से जाएगा, तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो क्या ये भी रोटेट होगा? तो अब जरा दिमाग लगा के बताओ, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा एरिया वेक्टर। तो अब आपको क्या एंगल दिख रहा है? अब ये 0 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री नहीं है, 90 हो सकता है, लेकिन कुछ है एक्सेप्ट 0 एंड 180। अरे हाँ ना, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? देखो ना, हमने कॉइल का घुमा दिया भाई साहब, तो क्या एरिया वेक्टर यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो बीच में क्या आपको एंगल दिख रहा है? थीटा। अब इस केस में क्या होगा? अब इस केस में आपको समझना है, इस केस में जब कितना एंगल होगा? अब बोल दो थोबड़े में से, एंगल होगा, देख रहा कितना होगा? एंगल होगा। अच्छा, तो केस ये तो पहला था। दूसरा केस, इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 और 180, अगर आपका थीटा, यहां से समझो डैशो, मतलब अगर थीटा आपका 0 या 180 ना हो, ध्यान से देखिएगा, कुछ और हो, तो कब क्या बवाल हो, मतलब क्या होगा? अब देखेगा है, अब फॉर्मूला बनेगा, पहले समझना तो पड़ेगा ना अपने को। चलो ध्यान दे भाई, इधर फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मैं डायग्राम फिर से बनाऊंगा, लेकिन पहले इतना समझिए, हमारा एरिया वेक्टर ये था, ठीक है। अब इसको भाई साहब ये आ गया एरिया वेक्टर, क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या एरिया वेक्टर ये है? अब देना, अब इस केस में क्या ये कॉइल इस पोजीशन पर होगी? अब क्या होगा इसके अंदर? अब दिमाग लगाना, क्या F1 और F3 तो लगे रहेंगे? F1 और F3 तो लगी है फोर्स, देखो चारों फोर्स वहीं लगी हुई है, हमने फोर्स देखो लगी हुई है, F1, F2, F3, F4, हमने तो सिर्फ इसको पकड़ के ऐसे करके घुमा दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, F1 और F3 वो तो फिर से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये दोनों फोर्स, एक फोर्स लग रही है इस तरफ, एक फोर्स लग रही है इस तरफ, क्या ये रोटेट कराने में मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे डाइपोल में होता था, जैसे डाइपोल में नहीं होता था, डाइपोल में क्या होता था? प्लस और माइनस, तो प्लस वाला किधर जाता था? इस तरफ फोर्स, और माइनस में, तो अगर मैं इसको एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो क्या ये नीचे की तरफ घूमेगा? सेम फंडा वहां पर आ रहा है, क्या F2 और F4 मिलकर इसको वापस से अपनी पोजीशन पे लेके आ जाएंगी? आया ना? क्या ये रिस्टोरिंग टॉर्क की तरह काम करेगा? ये घूम रही है मतलब फोर्स लग रही है, टॉर्क लग रही है, टॉर्क लगी, क्या इसमें नेट फोर्स 0 रहेगी? नेट फोर्स 0 रहेगी, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा। F2 और F4 मिलकर क्या साथ बढ़ाकर टॉर्क बनाएंगे, और ये कब तक इसको घुमाएंगे? समझदार हो तुम, ऐसा रह रहेंगे, ठीक है। हाँ, जब तक ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आ जाती, समझ में आया? तो
अच्छा ले भैया, अरे और एक चीज और, एक चीज और, F1 और F3 टॉर्क नहीं बना रही। अगर F1 और F3 टॉर्क बनाती फिर ऐसे घूमती कोई, लेकिन ऐसे घूम आगे नहीं है भाई साहब। सो F2 एंड F4 बेसिकली क्या काम करेंगी, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी जो वापस उसको इनिशियल पोजीशन पे लेकर आएंगी, और उस टॉर्क को हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क। जैसे इफ थीटा इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 और बने T, देन F1 एंड F3 तो कैंसिल ईच अदर, F1 F3 कैंसिल ईच अदर, बट हाँ, बट F2 and F4 produce a torque on coil या loop क्या बात समझ में है भाई साहब? अरे कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब तो डेरिवेशन करनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हमने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मतलब डेरिवेशन करनी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो भाई साहब कुल मिला के अगर मैं ए और बी उनके बीच में अगर कुछ एंगल कर देता हूं तब ये कॉइल घूमेगी। और कब तक घूमेगी? जब तक भाई साहब वापस से 0 डिग्री गेन नहीं हो जाता, जब तक इक्विलिब्रियम पोजीशन गेन नहीं हो जाता। तो अब हमें क्या काम करना है, अब हमें ये करना है कि वो टॉर्क कितना होगा, वो टॉर्क कितना होगा। अगर मैं 60 डिग्री घुमाता हूं तब टॉर्क कितना लगेगा, अगर मैं 90 डिग्री घुमाता हूं तब टॉर्क कितना होगा। कुल मिला के अपने का क्या बने, बढ़िया सा फॉर्म। शुरू करें। अब इसको टॉप व्यू देखना, ऊपर से देखना। ऊपर से जब आप इसको देखोगे, जब ये ऐसे करके रोटेट करेगा, इधर सुनो काम की बात, जब इसको टॉप व्यू देखोगे तो आपको क्या एरिया वेक्टर दिखेगा और मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी, दोनों के बीच में एंगल दिखेगा ऊपर से। अब मुझे एक बात बताओ, आपको एल लेंथ नहीं दिखेगी, आपको ऊपर से बी दिखेगा, दिमाग लगाना। और ऊपर आपके हो रही होगी F1 और यहाँ पर नीचे आप क्या आ रही होगी F3। मैं F1 और F3 की अब बार बार बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक बार हमेशा क्या करेंगी, कैंसिल। तो जरा जब आप टॉप व्यू देखोगे तो आपको एरिया वेक्टर दिखेगा, आपको बी दिखेगा, उनके बीच में एंगल बनेगा थीटा। यहां पर आपको F2 दिखेगा और यहां पर आपको F4। टॉप व्यू, क्या बात समझ में क्लियर है? अब टॉप व्यू से देखना ध्यान से। जरा एक बार देखिए डायग्राम, ये हमारी ऊपर से लेंथ होगी एल, सॉरी बी, ये ऊपर से हमारी क्या हो गई बी। उसके बाद अगर हम बात करें थीटा एंगल समझ में आ रहा होगा, एरिया मैंने यहाँ लिख दिया उसको थीटा, मैं एरिया वेक्टर नहीं दिखा रहा यहाँ पर, मैं एरिया वेक्टर नहीं दिखा रहा। तो बी और ए के बीच का एंगल यहाँ बना दिया थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बी दिख रहा है, उसके बाद F2 और F4, ठीक है। नाम दे दिया पी क्यू, एंड देन उसके बाद अगेन टॉप व्यू जो मैंने अभी बताया सेम है, बिल्कुल कुछ नहीं करा, ठीक। कोई डाउट है एक बार? एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ऐसा आएगा ना, और इनके बीच में एंगल थीटा आएगा, देखिए थीटा। उस थीटा को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना पैरेलल साइड के उसमें, अरे लिख सकते, मैंने कहा ना एरिया वेक्टर कहीं पर भी लगा लो, ठीक। और हटा दो एरिया वेक्टर, अरे उससे कैलकुलेशन नहीं होगी ना। आराम से समझिए इस चीज को। एक हो गया F2 और F4, मतलब F2 और F4, जब भी तो वो टॉर्क बना रही हूँ घुमा के यूं करके, तो हमने अपोजिट कर दिया। क्लियर है? जैसे कि वहां करते थे डॉट, देखो एक F इधर एक F इधर, बिल्कुल रिलेट करो उसको,
बट डायपोल की जगह कौन आ गया, वो रॉड, मतलब हमारी वो आ गया, शीट आ गई, ठीक है। एक एफ इधर, एक एफ इधर, ऐसे करके प्रूफ करा था, याद करो आपको मैंने वो प्रूफ करा था, टाउ पी साइन थीटा, सेम वही करूंगा, देखो वहां पर एंगल होता था थीटा, यहाँ पर एंगल हो गया थीटा, सही है, बिल्कुल रिलेट करिए उस चीज को। अगर आपको पहला चैप्टर आता है तो ये वाला समझ में आ रहा है, उसी के बीच का एंगल है, उसी के बीच का। जब मैग्नेटिक फील्ड ये थी, इधर देखना, अगर मैं एरिया वेक्टर यहाँ डाल दूं तो ये एंगल नहीं बनेगा, सही है, मैंने कहा ना एरिया वेक्टर कहीं भी डाल सकता है भाई, क्लियर है। अगर 3D समझ में नहीं आ रहा तो आप इससे रिलेट कर सकते हो यार, दो तरीके हैं, अगर 3D डायग्राम समझ में नहीं आता तो आप इससे रिलेट कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम, ये तो आसान था, क्लियर है। कंटिन्यू करें, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे, अपने को निकालना है टॉर्क, अपने को क्या निकालना है, टॉर्क। तो टाउ कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम बात करें, वी नो दैट टॉर्क की डेफिनेशन 11th क्लास यूज हो रही है, ध्यान से समझेंगे, टॉर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मैंने जब भी बताया था आपको, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं फिर से रिपीट करता हूं इस चीज को, ज्यादा ध्यान समझिए। अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक स्क्रू है और ये हमारे पास चाबी है, ठीक, तो जब आप जो फोर्स लगाओगे परपेंडिकुलर, और ये जो आपका डिस्टेंस होगा आर, जब एफ और आर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो क्या जब अच्छा खासा टॉर्क बनेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक स्क्रू ऐसे चाबी लगाओ, स्क्रू घुमाना है, तो घुमाने का आप क्या काम करोगे, आप फोर्स को आर के परपेंडिकुलर लगाओगे, जब आप परपेंडिकुलर उसको खींचोगे तो क्या मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगा। अगर मैं ऐसे लगाऊं तो फोर्स लगेगी, सिंपल बात है, फोर्स एंड आर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम टॉर्क कब निकालते हैं, जब एफ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो फोर्स के क्या होगी, जो फोर्स के क्या होगी भाई मेरे, परपेंडिकुलर। दिमाग समझ में आता है कि नहीं आता, आराम से देखिए, कोई डाउट हो तो बताइए, क्लियर है। अच्छा देखें जरा ध्यान से, तो अब जरा एक एक करके शुरुआत करते हैं, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, इससे रिलेटेड समझाया मैंने एग्जांपल से, ठीक। अब देखो इसको हटा दें, हटा दें इसको, चलिए अब यहाँ पर हमें एक एक करके सबसे पहले दोनों की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, एंड देन हमारा फाइनल आंसर आएगा। नाउ अगर मैं f की बात करूं तो यहाँ पर f कौन सी है, f2 और f4 दोनों इक्वल है, पहली बात तो f के यहाँ पर हमारा कौन है, f2, यहाँ f4, किसके इक्वल है ये, f2 f4, ये किस l में लग रही है, किस में लग रही है, लेंथ में, तो ये किसके इक्वल होगी, बी आई, नहीं साइन थीटा नहीं, वो तो 90 डिग्री होगा, बी आई एल, हाँ है ना, हाँ ये f2 f4 क्या होगा, नहीं गलती कर रहे हो फिर से, गलती कर रहे हो फिर से, चुप, F2 यहां लग रही है ना, किस पे लग रही है, L पर या B पर, L पर लग रही है ना भाई, तो तुम B पे तो F1 F2 3 थी, मैंने कहा ना टॉप व्यू, F2 ये है और F4 ये है, तो F2 F4 किस पे लग रही है, L पर, किस पे लग रही है भाई मेरे, बुद्धि खोल लेना, पहले कह रहा हूं, ऊपर से देख के लगता है कि B है, डायग्राम में भी तुम्हें लग रहा होगा B पे लग रही है यार, B पे लग रही है, किस पे लग रही है, लेंथ पर, L पर, समझ में आया, आराम से समझिए भाई साहब, 3 डायग्राम है, कोई डाउट हो तो बताओ, क्या, तो बुद्धि खोलो, ओ, ये ओ है हमारा, ओ क्यू क्या फोर्स के परपेंडिकुलर है, F2 ऐसे ओ क्यू, ये F2 ऐसे ओ क्यू, ये सेम डेरिवेशन वैसे जैसे मैंने वहां कराई थी, वहां पर भी मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था, तो ओ फोर्स ये रही हमारी F2 और ओ क्यू ये रही, सही है, यहां तक कोई डाउट, जरा बताना ओ क्यू कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, अपने को ओ क्यू निकालना है, पी क्यू पता है, हमें ये निकालना है, ये कौन सा एंगल लगाएंगे, साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर, सही तो है, सही है, देख लो एक बार, सही है गलत है, उसके बाद ओ क्यू हमारा कितना है, ओ क्यू तो निकालना है, ओ क्यू हमारा कितना हो गया,
मतलब कि बी साइन थीटा कितना हो गया भाई मेरे, बी साइन थीटा। तो अगर मैं सारी वैल्यू पुट करूं तो जरा बताना ये आएगा बी आई एल और फिर इंटू में बी साइन थीटा, तो जरा बताना ये कितना बना, एल इंटू बी, अरे एल इंटू बी, तो क्या ये आई ए बी साइन थीटा लिख सकता हूं इसको मैं, आई ए बी साइन थीटा, अरे आई फिर उसके बाद ए, एरिया बन गया और फिर उसके बाद बी और फिर उसके बाद साइन थीटा। अब मुझे अगर बताइए फॉर एन टर्न्स, फॉर एन टर्न्स, अगर एन टर्न्स है, अगर मैं इसमें लपेटे मार दूं 1 2 3 ऐसे करके लपेट दूं उसको, तो क्या करंट बढ़ेगी, अगर करंट बढ़ेगी तो क्या टॉर्क भी बढ़ेगा, तो जरा बताना टाउ किसके इक्वल होगा मेरा, एन आई ए बी, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना, ऊपर से एक चीज और समझो, बस 2 मिनट और दूंगा, इधर देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, एन आई ए बी साइन थीटा। जरा मुझे एक बार बताओ, ये तो हो गया बी, ये हो गया थीटा, ये एक चीज आ रही है जो कांस्टेंट रहेगी, अगर हम रख सके तो एरिया कांस्टेंट रहेगा, करंट अगर हम कुछ ना करें तो करंट भी कांस्टेंट रहेगी, नंबर ऑफ टर्न्स कितना उसमें तार लपेटा वो भी कांस्टेंट रहेगा, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो अब जरा ध्यान देना, इस चीज को हम कहते हैं स्मॉल एम, अब नई क्वांटिटी आ रहा है आपके पास, इस चीज को हम क्या कहते हैं भाई मेरे, स्मॉल एम, और इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, क्या कहते हैं, जैसे वहां पर था पी, पी क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ये था हमारा मैग्नेटिक डायपोल। समझ में आया, तो जरा बताना मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट स्केलर क्वांटिटी होगी वेक्टर क्वांटिटी होगी, जैसे ये था पी हमारी स्केलर थी, वेक्टर पी वेक्टर थी नेगेटिव से पॉजिटिव, ये भी वेक्टर होगी, क्यों, टॉर्क स्केलर है वेक्टर, टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड, अब जब यहां वेक्टर आ रहा है तो कुल मिला के यहां पर भी दोनों वेक्टर ही होंगे, और साइन थीटा वेक्टर का होता है क्रॉस प्रोडक्ट, कितनी बार बताऊं तुम हमेशा गलती करते हो इसमें, साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, अगर कॉस थीटा आता तो डॉट प्रोडक्ट, और रिजल्ट क्या आता, स्केलर। तो भाई साहब इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या ये लिख सकता हूं, सेम फॉर्मूला है जैसे यहां पर था पी साइन थीटा, यहां पर पी की जगह कौन आ गया, एम, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट या सिंपली मैग्नेटिक मूवमेंट, सिंपली मैग्नेटिक मूवमेंट, ई के जगह कौन आ गया, बी, थीटा के प्लेस में क्या आ गया, थीटा, अब वहां थीटा किसके बीच का एंगल था, यहां थीटा किसके बीच में होगा, अभी ए बता रहा था, अब किसके बीच में होगा, एम और बी, तो कुल मिला के जहां पर ए होगा क्या वहां पर ही एम होगा, दिमाग लगाओ ध्यान से, अभी मैंने कहा कि m इज अ वेक्टर क्वांटिटी, m इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर m हमारी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के पास दो चीजें होती है, कौन कौन सी चीजें, मैग्नीट्यूड और भाई मेरे डायरेक्शन, दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, एन आई ए, और डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, जहां ए की डायरेक्शन होगी वहां पर एम, मतलब कि टूवर्ड्स एरिया। तो कुल मिला के जहां पर अब हम ए ले रहे थे तो क्या वहां पर मैं एम ले लूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना, तो अगर मैं एम वेक्टर ले लूंगा, ध्यान से समझना इस चीज को, तो क्या थीटा इक्वल टू 0 180, वहां पर जैसे कहते थे पी और ई के बीच में एंगल जब 0 होगा तो डायपोल इक्विलिब्रियम होगा, अब हम क्या बोलेंगे, जब एम और बी के बीच में एंगल 0 होगा तब कॉइल या लूप इक्विलिब्रियम, या 180 डिग्री में होगा तो कॉइल, समझ में आया, कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर, ध्यान से मुझे फॉर्मूला याद करेंगे पहले, टाउ इक्वल टू थीटा वाला, चलो अभी देखता हूँ, फॉर्मूला तो सही आया यार, अभी देखता हूँ, मैं देखता हूँ, पहले फॉर्मूला याद करो, एन आई ए बी साइन थीटा, फॉर्मूला क्या है भाई मेरे, एन आई ए बी साइन थीटा, जहां पर इसको लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा, क्या लिखेंगे भाई मेरे, एम बी साइन थीटा, एम यहाँ पर क्या है मेरा, एन आई ए, एन आई ए याद रखना, एन स्केलर क्वांटिटी, आई स्केलर क्वांटिटी, ए हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो एम किसके इक्वल होगा, जहां ए की डायरेक्शन होगी वहां पर, इधर सुनो भाई ध्यान से,
इधर। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जैसे मैंने भी आपको बताया, मैग्नेटिक मूवमेंट बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, किसके इक्वल होगा, एन आई ए के, एन आई ए के। जहां पर एरिया वेक्टर होगा वहां पर एम की डायरेक्शन होगी, जहां पर एरिया वेक्टर होगा वहां पर किसकी डायरेक्शन होगी, एम। अब इसकी यूनिट के बारे में थोड़ी और बातें कर लेते हैं, नई क्वांटिटी आपके पास आई है तो जरा पहली बात करते हैं यूनिट की। यूनिट इसकी क्या होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं है तो नंबर ऑफ टर्न्स है। इसकी हो गई हमारा एम्पियर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसके बाद अगेन मैंने बता दिया ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट डायमेंशंस की अगर हम बात करें, डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस कितनी होगी, ये हो जाएगा मेरा ए एल टू, कितना होगा भाई मेरे, ए एल टू। उसके बाद ध्यान से देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे होगी, इधर सुनो भाई, बस चुप। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं नंबर ऑफ टर्न्स, दिमाग लगाना, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स 1 ले लूँ और मान लीजिए ए हमारी कितनी हो जाएगा, ए मतलब कि एरिया वो हमारा हो गया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर। तो जरा दिमाग लगा ये बताइए एम किसके इक्वल आएगा, आई, एम किसके इक्वल आएगा, आई, भाई करंट के तो इक्वल आएगा, एन हो गया ये, वो हो गया 1। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका एरिया हमने ले लिया 1 मीटर स्क्वायर और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 1, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 1, और जो करंट उसके अंदर फ्लो कर रही होगी, जो करंट उसके अंदर फ्लो कर रही होगी, क्या वो एम के इक्वल होगी। सिंपल बात है, ध्यान समझो, अगर हमारे पास एक कॉइल है और इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 1 है और इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो जो करंट यहां पर फ्लो कर रही होगी आई, क्या वो बेसिकली एम के इक्वल होगी। तो हमको निकालने का तरीका क्या है, एक कॉइल का एरिया हमें ले लेना है कितना, 1 मीटर स्क्वायर, और उसमें करंट कितनी पास, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी करनी है, 1। करंट क्या आप एम मीटर से निकाल लोगे, करंट क्या आप एम मीटर से निकाल लोगे, तो कुल मिला के क्या एम की वैल्यू आ जाएगी। ये प्रैक्टिकल तरीका है एम को निकालने का, अलग अलग कंडक्टर समझ में आया। ठीक, तो एम की बेसिकली डेफिनेशन हम बात करें क्या होगी कि मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, न्यूमेरिकली याद रखना, न्यूमेरिकली, तो ये हमारा एक पूरा टॉपिक खत्म, जल्दी से नोट करें न्यूमेरिकल्स करते हैं।